नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों, एक्चुअली क्या है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हमने अपना पिछला टॉपिक खून को अर्थात रक्त को, ब्लड को कंप्लीट किया था। अब जो इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो ब्लड से ही संबंधित है, लेकिन नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो रक्त हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। कैसे? जैसे आपने मालगाड़ी देखी होगी, कहीं कारखाने में, उद्योग में कोई माल बनता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मालगाड़ी करती है। मतलब उस उद्योग से विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने का काम मालगाड़ी और विभिन्न जो लोड गाड़ी होती हैं उनके माध्यम से होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर चाहे ग्लूकोज या भोजन बन रहा हो, ग्लूकोज की उत्पत्ति हो रही हो, या फिर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, यूरिक अम्ल हो, यूरिया हो, इन सभी के परिवहन का कार्य हमारा रक्त करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो रक्त है, खून है, जो हमारी नसों में रक्त या खून दौड़ रहा है वो फालतू में नहीं दौड़ रहा है दोस्तों, वह अपने ऊपर विभिन्न ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को सवार करके ले जाता है। जिस प्रकार से मालगाड़ी किसी माल को सवार करके ले जाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूट विभिन्न बाजारों में करती है। दोस्तों, अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इससे स्पष्ट होता है कि रक्त परिसंचरण का काम करता है, सर्कुलेटरी का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्कुलेट करता है। तो हम यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र, एक ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जो परिसंचरण का काम करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि रक्त हमारा क्या करता है कि भोजन और ऑक्सीजन, एक भोजन हो गया, भोजन की बात की जाए, हमने जो भोजन किया वह सबसे छोटे अणु ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज का मतलब यहाँ भोजन से है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, जो हम ब्रीदिंग की क्रिया, सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। तो भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। जब ये परिवहन का कार्य करता है, परिवहन आप जानते हैं हमारे देश में परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है रोड, ऑन द रोड के हिसाब से, एक रेलगाड़ी के माध्यम से, और एक हवाई यात्रा के माध्यम से, और जल के माध्यम से। तो आप जानते हैं एक जमीन पर होता है, एक हवा में होता है, एक जल में होता है, वह परिवहन होता है। उसमें क्या होता है? विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न माल का क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता है, वो हमारी नसों में हमेशा समय के अंतराल पर अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहता है। दोस्तों, भोजन हम बोल रहे थे, भोजन और ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, कौन करता है? रक्त करता है। इसी को हम परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न पदार्थ कौन कौन से? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इन सभी के परिवहन का माध्यम क्या होता है? रक्त होता है। क्या होता है? रक्त होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि निरंतर हमारी नसों में रक्त बहता रहता है, वो एक जगह टिक कर नहीं रहता है। तो इन विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम कौन करता है? हमारे शरीर का रक्त करता है। और अगर हम इस रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज की बात करें कि सबसे पहले इसको किसने बताया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था, तो खोज की बात करें तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे। और विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? इसकी खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की।
दोस्तों हमने यहाँ पर विलियम हार्वे को याद कर लिया है, इसको याद कर लेना है, 3 बार बोल लेना है। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। दोस्तों अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है? एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। दोस्तों 2 प्रकार का, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने इनको 2 भागों में देखा है। हम रक्त परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में देख सकते हैं। एक है खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र अर्थात क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनको हम एक एक करके दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम खुला परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम बंद परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके इनको पूर्ण करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए जो हमारा रक्त है, हमारा खून है, वह उसके कार्य क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में, क्या क्या कार्य करता है, वह दैनिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम कार्य देख रहे हैं। अगर आपसे MPPSC मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य बताइए, तो रक्त के कार्य होते हैं यह विभिन्न पोषक पदार्थों, जिनका पोषक पदार्थों मतलब हमने जो भी पोषण लिया है, जो भी भोजन किया है, उनका क्या करता है? शरीर में परिवहन करता है। विभिन्न पोषक पदार्थ कौन कौन से? जैसे कि ग्लूकोज, हम जैसे खाना खाते हैं वह सबसे छोटे अणु ग्लूकोज में टूटता है। और जैसे कि वसीय अम्ल भी क्या होता है? विभिन्न पोषक पदार्थों में आते हैं। और जैसे कि विटामिन, हम जितने भी विटामिन खाते हैं इनका शरीर में परिवहन कौन करता है? इनका शरीर में परिवहन रक्त करता है। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि हम जैसे ही भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में, पेट में जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भोजन पेट में पहुँचाया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि भोजन से एनर्जी केवल पेट को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। यह जो भोजन किया है उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी हमारी प्रत्येक कोश का प्रत्येक अंगों को प्राप्त होगी, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी प्राप्त होगी और हमारे जो पैर को भी एनर्जी प्राप्त होगी, हमारे प्रत्येक अंगों को एनर्जी प्राप्त होगी। जब हमने भोजन पेट के लिए किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट को एनर्जी प्राप्त होगी, लेकिन यह जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एनर्जी का परिवहन कर रहा है, विभिन्न अंगों तक कौन एनर्जी पहुंचा रहा है? तो वो होता है कौन? रक्त होता है। कौन है? रक्त है। रक्त ही परिवहन का कार्य करता है। हमने विटामिन खाए, वसीय अम्ल, प्रोटीन लिए, कुछ भी लिया, उसका विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? हमारा यही पहुंचाता है। कौन? रक्त पहुंचाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने भोजन किया तो पेट को एनर्जी मिल गई और सभी अंग हमारे क्या हैं? बिना एनर्जी के ऐसे डले हुए हैं तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। हम भोजन करते हैं तो बराबर सभी अंगों को एनर्जी मिलती है। दोस्तों अगर दूसरा कार्य देखें, पहले कार्य के बाद दूसरा कार्य देखें तो यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का, विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम भोजन करते हैं तो भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध तो होता नहीं है, उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ में अमोनिया आ जाता है और यूरिया आ जाता है, यूरिक अम्ल आ जाता है। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमें इनको कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा? उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाना पड़ेगा। अब उत्सर्जी अंग कौन होते हैं? इनको हम आगे पढ़ेंगे। उत्सर्जी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? किडनी। किडनी हमारा एक उत्सर्जी अंग है।
तो क्या होता है कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको उत्सर्जी अंगों तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। ब्लड उत्सर्जी अंग तक पहुंचाएगा और उत्सर्जी अंग फिर क्या करेगा? उसको शरीर से बाहर कर देगा। दोस्तों अगर तीसरा कार्य देखा जाए तो हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, हमारे अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि उनके पास नलिकाएं उपलब्ध होती हैं, मतलब अपने हार्मोन का सेक्रेशन करने के लिए क्या होती हैं? नलिकाएं उपस्थित होती हैं, नली उपस्थित होती है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर स्रावित होती हैं, इनके पास कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। तो इनका जो परिवहन है, उन परिवहन का कार्य कौन करता है? परिवहन का कार्य ब्लड ही करता है, खून ही करता है। क्योंकि इनके पास नलिकाएं नहीं रहेंगी तो ब्लड कैसे बहेगा, किस में बहेगा? तो यह किस में बहता है? ब्लड के अंदर मिलके बहता है। तो हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम, विभिन्न अंगों तक परिवहन करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। यहां तक ये समझ में आ गया, हार्मोन का हो गया। चौथा नंबर कौन सा आता है? जैसे कि ऑक्सीजन का फेफड़ों से सभी कोशिकाओं तक परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का कौन करता है परिवहन? रक्त करता है, खून करता है। जैसे कि हमने सांस ली, ब्रीदिंग की क्रिया की और हमने उसमें क्या ली? ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाएगी। हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नाक और फेफड़ों को ही ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि हमारी प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक ऊतक तक हमारे कहाँ क्या जाता है? ऑक्सीजन जाती है। तो ये कौन पहुंचाने का, कौन परिवहन करने का, कौन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है? वो है रक्त। तो रक्त ही ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु को हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देगा। तो यह परिवहन का काम कौन करता है? फेफड़ों से सभी कोशिकाओं तक परिवहन का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बंद परिसंचरण तंत्र और एक खुला परिसंचरण तंत्र। दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है और खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले हमने लिख दिया है ये खुला परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये लिख दिया है हमने बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों अगर इनको समझने की कोशिश करें, तुलनात्मक रूप से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम समझते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। दोस्तों खुले से समझ में आ रहा है कि इसका रूप कैसा होगा, खुले रूप का होगा। दोस्तों अगर हम इसमें पहला फैक्ट पढ़ने की कोशिश करें तो रुधिर का जो परिवहन होता है खुले रूप में होता है। खुले रूप में कैसे? जैसे कि हमारे अंदर जो रुधिर का परिवहन होता है वो बंद रूप में। बंद रूप कैसे? जैसे कि मान लेते हैं ये एक नलिका है या फिर पाइप है, इस पाइप के अंदर रुधिर बहेगा। किसके अंदर बहेगा? इस पाइप के अंदर रुधिर बहेगा, तो उसे हम कहेंगे बंद वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ये चारों ओर से क्या है? बंद है और इस पाइप के अंदर क्या है? रुधिर बह रहा है। तो ये हमारे अंदर पाया जाता है क्योंकि हमारे अंदर नसें पाई जाती हैं। नसें क्या होती है अपने आप में? धमनी और शिराएं अपने आप में क्या है? पाइप है। तो उनके अंदर क्या? रक्त बह रहा है। लेकिन खुले में ऐसा नहीं होता है, खुले में किसी भी प्रकार का पाइप नहीं पाया जाता है। यह खुले में क्या होता है? खुले रूप में रक्त भरा हुआ होता है। खुले रूप में कैसे? जैसे कि उनके शरीर के अंदर ही खुले रूप में रक्त बहता है। तो रुधिर का जो परिवहन होता है खुले रूप में होता है, इसलिए इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मच्छर को कभी भी मारा होगा, जैसे कि आपने मच्छर को मारा, ऐसे मच्छर मारा तो आपका क्या, जैसे जी आ गया, हाँ, मच्छर जैसे आपने मारा तो क्या होता है कि उसमें से ब्लड निकलने लगता है। ब्लड निकलता है, ब्लड किसी नलिकाओं से नहीं निकलता है, सीधे मच्छर के शरीर में ब्लड पाया जाता है। तो उसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र, क्योंकि उनके अंदर कोई पाइप नहीं पाए जाते हैं, सीधे शरीर में सीधे तौर पर ब्लड भरा रहता है। इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। दोस्तों जैसे कि
हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो रुधिर कम दाब और कम गति से बहता है। दोस्तों अगर आप देखते हैं कि पानी को, अगर किसी भी पानी या लिक्विड को आप खुला रूप दे दीजिए तो कम गति और कम दाब से बहेगा। ये सामान्य सी बात है कि कम गति और कम दाब से, जैसे कि आप मान लो एक चौड़ी नदी है, उसमें जो पानी बहेगा उसमें पानी बहेगा कम गति और कम दाब से बहेगा, और एक बिल्कुल सकरी नदी है, पाइप के समान सकरी नदी है, उसमें जो पानी बहेगा वो अधिक दाब और अधिक गति से बहेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो खुला परिसंचरण तंत्र है वह सीधे तौर पर शरीर में ब्लड भरा रहता है, उसमें जो ब्लड बहता है कम दाब और कम गति से बहता है। लेकिन हमारा जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें ब्लड अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रुधिर कम दाब एवं कम गति से बहता है, किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र में। दोस्तों तीसरे फैक्ट की बात करें तो रुधिर परिसंचरण तंत्र चक्र कम समय में हो जाता है। रुधिर परिसंचरण जो तंत्र का चक्र है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब रुधिर हमारे शरीर में एक बार जो चक्र पूर्ण कर लेता है, एक बार पूरी तरह से घूम लेता है, उसे कहते हैं रुधिर परिसंचरण चक्र। मतलब यह किसमें कम होता है? खुले परिसंचरण तंत्र में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड खुले रूप में बह रहा है, और खुले रूप में बह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चक्र जो पूर्ण साइकिल एक बार बहने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। जैसे कि तिलचट्टा का उदाहरण दें, तिलचट्टा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल पर डालना तिलचट्टा, उसकी एक हंसती हुई फोटो आपके पास आ जाएगी। दोस्तों जैसे कि तिलचट्टा आपने देखा होगा, उसमें केवल 5 से 6 मिनट में जो ब्लड सर्कुलेटरी साइकिल है उसका टाइम केवल 5 से 6 मिनट लगता है, ये 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण की बात की जाए, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे कि तिलचट्टा हमने अभी चर्चा की है, तिलचट्टा इसमें आता है। एक प्रॉन, एक कीट होता है प्रॉन टाइप का, तो आप देख लेना, गूगल पे डालना प्रॉन तो वो आपका आ जाएगा। एक होता है कीट, जैसे आपने कई कीट देखे हैं, मकड़ी देखी है, इनमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो रक्त बहता है वो किसी नलिकाओं में नहीं बहता है, अर्थात इनमें नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, रक्त सीधे शरीर में सीधे तौर पर भरा रहता है। दोस्तों अगर बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो बंद परिसंचरण तंत्र और जो खुले परिसंचरण तंत्र है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि बंद परिसंचरण तंत्र के पहले फैक्ट की बात करें तो रुधिर यहाँ पर खुले रूप में ना होकर जो रुधिर का परिवहन है बंद नलिकाओं में होता है। किस में होता है? बंद नलिकाओं में। जैसा कि हमने बताया था कि पाइप के अंदर हमारी ये मान लीजिए धमनी सिरा है, मतलब यह पाइप है, इसके अंदर बंद रूप में रक्त बहेगा तो उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे दोस्तों। तो रुधिर का परिवहन बंद नलिकाओं में होता है, नलिकाओं मतलब पाइप में होता है। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो अधिक दाब एवं गति से बहता है। जैसा कि हमने इसमें क्या पढ़ा था? कम गति एवं कम दाब से बहता है। इसमें क्या, पाइप में जब रक्त बहेगा तो अधिक दाब एवं अधिक गति से बहेगा दोस्तों। और चक्र की बात करें, जो रुधिर परिसंचरण चक्र है इसमें अधिक समय में होता है अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षाकृत अधिक समय में होता है, क्योंकि इसमें बंद नलिकाओं में रक्त बह रहा है। जब तक पूरे शरीर में नहीं बह जाएगा तब तक एक चक्र पूर्ण नहीं होगा, तो अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण की बात करें, सभी कशेरुकी प्राणी जिनमें कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सभी कशेरुक प्राणी जैसे मनुष्य, भैंस, बकरी, गाय, बैल, ये सभी में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र मतलब इनमें नलिकाएं होती हैं, जैसे कि हमारे अंदर धमनी और सिराएं पाई जाती हैं, जो एक तरह से नलिकाएं हैं, पाइप हैं, उनमें रक्त बहता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर एमपीपीएससी मेंस में खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर पूछ लिया जाए तो आप ये 4 फैक्ट तो आराम से डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें रुधिर का परिवहन खुले रूप में होता है, इसमें बंद नलिकाओं में होता है, इसमें रुधिर कम दाब कम गति से बहता है, इसमें अधिक दाब अधिक गति से बहता है, इसमें रुधिर परिसंचरण चक्र
कम समय में होता है, इसमें अधिक समय में होता है। इसके उदाहरण तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी। इसके उदाहरण सभी कशेरुकी जैसे मनुष्य, भैंस, बकरी, गाय, बैल आदि। तो इस प्रकार से आप अगर अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर भी आप लिख सकते हैं आराम से। दोस्तों, मैंने जो रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक को समझा है उसको हम लिख लेते हैं। आप लिखिए, टॉपिक डालिए रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए इसमें, मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में पचे हुए पदार्थों तथा वातावरण से ली गई ऑक्सीजन को, पहला पॉइंट बना के लिखना इसको, वातावरण से ली गई ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नंबर 2, इस परिसंचरण तंत्र में रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है इसी में लिखो, यही तरल रक्त पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण हेतु एक माध्यम का कार्य करता है। इसलिए परिसंचरण तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इसलिए इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट नंबर 3, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। कौन से वैज्ञानिक है? विलियम हार्वे। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसी में लिखो, मनुष्य तथा सभी कशेरुकी जंतुओं में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रक्त छोटी बड़ी नलिकाओं में प्रवाहित होता है। अब ऐसे डाल लीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र, बीच में डालिए रक्त परिसंचरण तंत्र और फ्लो चार्ट बनाइए। एक साइड लिख लीजिए खुला परिसंचरण तंत्र, एक साइड लिख लीजिए बंद परिसंचरण तंत्र। एक साइड लिखो खुला, एक साइड बंद। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पहली हेडिंग डालिए खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में बहने लगता है या बहता है। इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर कम दाब तथा कम गति से बहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण चक्र, इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण चक्र कम समय में पूर्ण हो जाता है। जैसे तिलचट्टे में रुधिर परिसंचरण चक्र केवल 5 से 6 मिनट में पूर्ण हो जाता है, दूसरी हेडिंग डालो बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, पहला पॉइंट है। नंबर 2, इसमें रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है, दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर 3, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकी प्राणियों जैसे मनुष्य, भैंस, बकरी, गाय, बैल आदि में पाया जाता है। अब हेडिंग डालो रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य। नंबर 1, यह पोषक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, बसीय अम्ल, विटामिन,
आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। नंबर 2, यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न अंगों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करता है। नंबर 3, यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है। नंबर 4, यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो फिर दोस्तों यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।